हर हर महादेव, हर हर महादेव। अध्याय 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। 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 आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न पर देखी होंगी। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न पर देखी होंगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जन और माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया था। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटती है, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटती है, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा पदार्थ हो या अपदार्थ, अनवरत चलती रहती है तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं जैसे अश्लकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं जैसे अश्लकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं जैसे अश्लकृतियों और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान इत्यादि। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है जैसे आंधी, कर्कापात और टोर्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है जैसे आंधी, कर्कापात और टोर्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है और न बुरा। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों का पकना आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं जैसे भूकंप, बाढ़ और युद्ध। आप अपने पर्यावरण के प्रेक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन हो और उनकी भी जो अल्पकालीन हो। आप अपने पर्यावरण के प्रेक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें जो दीर्घकालीन हो और उनकी भी जो अल्पकालीन है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ बदलाव अच्छे समझे जाते हैं और दूसरे बुरे? उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। उन बदलावों की सूची बनाएं जो आप हर रोज़ अनुभव करते हैं। कारण बताएं कि क्यों इनमें से कुछ अच्छे और दूसरे बुरे माने जाते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं, जो बहुत लंबे समय में मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहा है। आपदा क्या है? आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनके अबोध एवं असहाय शिकार परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है।
परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलाप से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी है। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना तथा ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आती है? क्या आप इनसे बचाव के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? क्या आप इनसे बचाव के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से जो कुछ का निवारण संभव है यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विरुद्ध प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना और इनका प्रबंध करना। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके असर को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट और मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट और मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट और मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्रायः यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाविता होती है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाविता होती है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे धन, जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभाविता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां अथवा रेगिस्तानों तथा हिमच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां अथवा रेगिस्तानों में तथा हिमच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के अस्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां अथवा रेगिस्तानों तथा हिमच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती है तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के
व्यापकीकृत जनरलाइज अनुभव होते हैं और दो आपदाएं ना तो समान होती है ना ही उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। समानतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों में व्यापकीकृत जनरलाइज अनुभव होते हैं और दो आपदाएं ना तो समान होती है ना ही उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इसे निपटता है अद्वितीय होती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इसे निपटता है अद्वितीय होती है। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतराल पर बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतराल पर बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर व्यक्त किए गए विचार तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनमें जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दूसरा संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दूसरा संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के आवागमन में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा भी सुवेद थे। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाओं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं द्वारा भी सुवेद थे। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकट के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वे आपदाओं के द्वारा सुवेद भी थे। अतः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। अतः उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुवेदता को बढ़ा दिया है। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुवेदता को बढ़ा दिया है। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुवेदता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमत के कारण तथा तटों पर नगरों एवं बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुवेद बना दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर नगरों एवं बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुवेद बना दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुवेद बना दिया है। इन प्रेषणों की पुष्टि सारणी 4.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिणाम दर्शाता है। इन प्रेषणों की पुष्टि सारणी 7.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिणाम दर्शाता है। यह सारणी से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन कर पाए। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात है और अकेले किसी भी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं कि वह इन्हें सहन कर पाए। 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। अंततः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई और यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। अंततः
1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई और यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना कहा गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। 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 विश्व भर के लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। विश्व भर के लोग विभिन्न प्रकार के आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। विश्व भर के लोग विभिन्न प्रकार के आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दस्तर से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से दस्तर से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत उन देशों में है जहां सारणी 7.2 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपये की माली नुकसान होता है। भारत उन देशों में से है जहां सारणी 7.2 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी है। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपये की माली नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। सारणी 7.1 1948 से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं: भूकंप, बाढ़, सोवियत संघ भूकंप, चीन बाढ़, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ईरान भूकंप, पेरू भूकंप, पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवात, चीन भूकंप, ईरान भूकंप, इंडोनेशिया, श्रीलंका भारत आदि सुनामी, पाकिस्तान भारत भूकंप, जापान सुनामी। सारणी 7.2 प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। सारणी 7.2 प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। सारणी 7.2 प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। वायुमंडलीय 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 बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कर्कापात, पाला, लू, शीतलहर। वायुमंडलीय बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कर्कापात, पाला, लू, शीतलहर। वायुमंडलीय बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कर्कापात, पाला, लू, शीतलहर। वायुमंडलीय बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कर्कापात, पाला, लू, शीतलहर। वायुमंडलीय बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कर्कापात, पाला, लू, शीतलहर। भौमिक 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 भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदापर्दन। 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 जलीय 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 बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफानी, मोहर्मी, सुनामी। जलीय बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, 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 मोहर्मी, सुनामी। जैविक पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में टिड्डियों इत्यादि। जैविक पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में टिड्डियां इत्यादि। पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में टिड्डियां इत्यादि। पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में टिड्डियां इत्यादि। कीट, घर्षण, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। कीट, घर्षण, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। कीट, घर्षण, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 27 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 27 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा
अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 27 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज समानता प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। इस बैठक में स्वीकार किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज समानता प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। इस बैठक में स्वीकार किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समाज समानता प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया है कि आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती है क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति योकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति योकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति योकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित है। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित है। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित है। यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करे। यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करे। यह दर्ज होगा कि हर देश की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे अपने प्राकृतिक आपदाओं से अपने नागरिकों की रक्षा करे। यह विकासशील देशों विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूबद्ध देशों तथा छोटी द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। यह विकासशील देशों विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूबद्ध देशों तथा छोटी द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। यह विकासशील देशों विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूबद्ध देशों तथा छोटी द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव निवारण की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव निवारण की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव निवारण की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। यह उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा। यह उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उनके निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा। यह उप क्षेत्रीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उनके उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा। का मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण प्रकीर्णन तथा उपयोग और तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण प्रकीर्णन तथा उपयोग, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण प्रकीर्णन तथा उपयोग, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण प्रकीर्णन तथा उपयोग, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रण प्रकीर्णन तथा उपयोग, संसाधनों का संग्रह करना, संसाधनों का संग्रह करना, संसाधनों का संग्रह करना, संसाधनों का संग्रह करना, संसाधनों का संग्रह करना। 1999-2000 में आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। 1999-2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। भारत में प्राकृतिक आपदाएं। 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 जैसा कि पहले के अध्याय में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। जैसा कि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहद भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहद भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप में
उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहद भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत को प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुविधता को बढ़ा दिया है। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुविधता वल्नरेबिलिटी को बढ़ा दिया है। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा सुविधता को बढ़ा दिया गया है। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूकंप, भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। आपने पहले की अपनी पुस्तक में प्राकृतिक भूगोल सिद्धांत में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक और विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन का अवतरण, धंसने, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्रों में बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचता है। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतरण, धंसने, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्रों में बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाले भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता और नुकसान भी कम कर पहुँचाता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले भी वर्णन किया गया है कि इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणामस्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणामस्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणामस्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल है। इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ % भूकंप आए हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ % भूकंप आए हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ % भूकंप आए हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ % भूकंप आए हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो सबसे पुराना स्थिर और प्रौढ़ भूभाग पर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद के नज़दीक भीमा कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक भीमा कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक भीमा कृष्णा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके
साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंप का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ ही कुछ समय पहले बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। पहला, अति अधिक जोखिम क्षेत्र। दूसरा, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। तीसरा, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। चौथा, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पहला, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। दूसरा, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। तीसरा, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। चौथा, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पांचवा, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पहला, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। दूसरा, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। तीसरा, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। तीसरा, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पांचवा, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पहला, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। दूसरा, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। तीसरा, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। चौथा, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पांचवा, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पहला, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। दूसरा, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र। तीसरा, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। चौथा, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। पांचवा, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। इनमें से पहले दो क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। इनमें से पहले दो क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। इनमें से पहले दो क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया है कि भूकंप सुबह क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया है कि भूकंप सुबह क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अररिया बिहार भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया है कि भूकंप सुबह क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अररिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया कि भूकंप सुबह क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अररिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। जैसा कि मानचित्र 7.2 में दिखाया गया कि भूकंप सुबह क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अररिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम। 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 भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल का विनाश होता है। भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल का विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में यह आपदा कहर बरसाती है। यह न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचों, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों की पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचों, परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग
और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। चित्र 7.2 भारत भूकंप से संभावित क्षेत्र। चित्र 7.2 भारत भूकंप संभावित क्षेत्र। चित्र 7.2 भारत भूकंप संभावित क्षेत्र। चित्र 7.2 भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्र। अति अधिक क्षति जोखिम 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 क्षेत्र। 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 मध्यम 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 क्षति जोखिम क्षेत्र। निम्न 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 क्षति जोखिम क्षेत्र। अति 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 निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव तालिका में दिए गए हैं। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख प्रभाव तालिका में दिए गए। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। भूतल पर दरारें, बस्तियां, भूस्खलन, द्रवीकरण, भूदबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवक्रिय ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवक्रिय ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवक्रिय ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवक्रिय ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवक्रिय ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवक्रिय ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवक्रिय ढांचों पर दरारें पड़ना, खिसकना, उलटना, अंकुचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। जल पर लहरें, जल गतिशीलता, दबाव, सुनामी, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। जल पर लहरें, जल गतिशीलता, दबाव, सुनामी, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। जल पर लहरें, जल गतिशीलता, दबाव, सुनामी, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। जल पर लहरें, जल गतिशीलता, दबाव, सुनामी, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। जल पर लहरें, जल गतिशीलता, दबाव, सुनामी, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी से परपट्टी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरार डाल देती है, जिसमें से पानी और दूसरी ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबा देता है। पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरारें डाल देती है, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आसपास पड़ोस को डुबा देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ तथा दूसरी आपदाएं आ जाती है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती है। भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप न्यूनीकरण।
दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है क्योंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देती है, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। क्योंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देती हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों की सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों की सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों की सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। जीपीएस जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। जीपीएस जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों की सुविधता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुविधता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के लिए के बारे में शिक्षित करना। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुविधता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी रेसिस्टेंट इमारतें बनाना और सूबे क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी रेसिस्टेंट इमारतें बनाना और सूबे क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी रेसिस्टेंट इमारतें बनाना और सूबे क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। सुनामी 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 भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। ज्वारीय लहरें नहीं। समांतर शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और निचली गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। समांतर शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और निचली गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। समांतर शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और निचली गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उत्तरी समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। इसकी गति उत्तरी समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। इसकी गति उत्तरी समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुँचाती है। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। तटीय क्षेत्रों में तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊंचा उठा सकती है और वह भी कई मिनट में।
इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है, वह भी कई मिनट में। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है, वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उत्तरी समुद्र में प्रवेश करती है तब इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है और समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जब सुनामी उत्तरी समुद्र में प्रवेश करती है इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है और समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जब सुनामी उत्तरी समुद्र में प्रवेश करती है इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है और समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भीषण विध्वंस होता है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, इससे तटीय क्षेत्रों में भीषण विध्वंस होता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंग भी कहते हैं। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंग भी कहते हैं। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल का नुकसान पहुँचाती है। जो कि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या सघन होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल का नुकसान पहुँचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आप पुस्तक में कर सकते हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहत है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान का पैमाना बहुत बृहत है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहत है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसे आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आवश्यक है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के समय किया गया था। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आवश्यक है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आए सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोग जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 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 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र की सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होता है, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंजन एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया से छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पहला, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु का सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। पहला, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। पहला, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो।
पहला, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता जिसे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। पहला, लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता जिसे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो। दूसरा, तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र में निम्न वायुदाब को भरने न दे। भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, तीव्र कोरियोलिस बल जो कि केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कोरियोलिस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर वे चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। दूसरा, तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। दूसरा, तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। दूसरा, तीव्र कोरियोलिस बल जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने न दे। भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कोरियोलिस बल कम होता है, परिणाम स्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री कोरियोलिस बल कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होती। तीसरा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं, इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। तीसरा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं, इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। तीसरा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं, इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। तीसरा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं, इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। तीसरा, क्षोभ मंडल में अस्थिरता जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाते हैं और इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं। चौथा, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु उफान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। चौथा, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु उफान वेजेज की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। पांचवा, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु उफान वेजेज की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु को ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु उफान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु उफान की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु उफान वेगज की अनुपस्थिति जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 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 में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघरहित क्रोड होता है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघरहित क्रोड होता है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघरहित क्रोड होता है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघरहित क्रोड होता है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघरहित क्रोड होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता 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 है। समांतर समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती है जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। समांतर समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती है जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। समांतर समदाब रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक होती है जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर तक हो सकता है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार प्रति 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार ऑब्लिक 100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। 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 भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्वी
पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। यहाँ से ये चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। 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 यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर होता जाता है। भारत में चक्रवात जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर होता जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इसे तूफानी क्षेत्रों में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मोहर्मी स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। इसे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मोहर्मी स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। इसे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मोहर्मी स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और जमीन के अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। समुद्र तल में मोहर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवनों उफान को उठाने वाले बल हैं। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवनें उफान को उठाने वाले बल हैं। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवनें उफान को उठाने वाले बल हैं। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवनें उफान को उठाने वाले बल हैं। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, वायु की गति तेज हो जाती होती है और भारी वर्षा होती है। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इससे समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है, वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बस्तियां, खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलें और कई प्रकार के मनुष्य ढांचों का विनाश होता है। इससे तटीय क्षेत्रों में बस्तियां, खेत पानी में डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मनुष्य ढांचों का विनाश होता है। बाढ़ 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 आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और कुछ टेलीविज़न पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविज़न पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आते और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आते और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्से में भर जाता है। बाढ़ तब आती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्से में भर जाते हैं। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी मोहर्मी। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफानी मोहर्मी, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन के अंतःस्पंदन, इन्फिल्ट्रेशन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। लंबे समय तक होने वाले तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की अंतःस्पंदन, इन्फिल्ट्रेशन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की अंतःस्पंदन, इन्फिल्ट्रेशन दर में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व के विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफ़ी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और
होने वाले नुकसान अधिक है। हालांकि बाढ़ विश्व के विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफ़ी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक है। हालांकि बाढ़ विश्व के विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफ़ी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी जल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। मानवीय क्रियाकलापों, अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना तथा नदी तल पर और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता, परिणाम और विध्वंसता बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल को भारी नुकसान होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मानचित्र 7.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। मानचित्र 7.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। मानचित्र 7.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता तथा मानव क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटती मानसून द्वारा आती है। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण, बाढ़ परिणाम और नियंत्रण, बाढ़ परिणाम और नियंत्रण, बाढ़ परिणाम और नियंत्रण, बाढ़ परिणाम और नियंत्रण। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश में की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मौजली असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजोली असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती है इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत है। ये सरकारें बाढ़
की स्थिति से कैसे निपटती है, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में, वनीकरण और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदान में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना, इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना, इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिम और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिम और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिम और उत्तरी भागों में यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। चित्र 7.4 भारत वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र। 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 अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, 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 अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र बी, 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 अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, 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 मध्यम 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 क्षति जोखिम क्षेत्र बी, 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 निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, 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 निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। चित्र 7.6 भारत बाढ़ संभावित क्षेत्र। चित्र 7.6 भारत बाढ़ संभावित क्षेत्र, भारत बाढ़ संभावित क्षेत्र, भारत बाढ़ संभावित क्षेत्र, भारत बाढ़ संभावित क्षेत्र, 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 सूखा 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 ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषता, उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी शामिल है। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषता, उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी शामिल है।
सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार की मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियां, विशेषता, उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और पारिस्थितिकी शामिल है। सूखा के प्रकार, सूखे के प्रकार, सूखे के प्रकार, सूखे के प्रकार, सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। लंबे समय तक मौसम विज्ञान संबंधी सूखा यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। कृषि सूखा। कृषि सूखा इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। कृषि सूखा इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण इस फसलें मुरझा जाती है। कृषि सूखा इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। कृषि सूखा इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। कृषि सूखा इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। कृषि सूखा इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। जल विज्ञान संबंधी सूखा। जल विज्ञान संबंधी सूखा। जल विज्ञान संबंधी सूखा। जल विज्ञान संबंधी सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा किए जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। जल विज्ञान संबंधी सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा किए जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। जल विज्ञान संबंधी सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा किए जाने वाले जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। जल विज्ञान संबंधी सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। जल विज्ञान संबंधी सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। पारिस्थितिकी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा। पारिस्थितिकी सूखा जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। पारिस्थितिकी सूखा जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तो यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तो यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तो यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। 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 भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है जिसमें से 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही है तो उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है परंतु कुछ क्षेत्रों में जहाँ ये बार बार पड़ते हैं और
जहाँ उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्रों में जहाँ ये बार बार पड़ते हैं और जहाँ उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्रों में जहाँ ये बार बार पड़ते हैं, जहाँ उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। मानचित्र 7.8 दर्शाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर भाग विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात के कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। मानचित्र 7.8 दर्शाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर भाग विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात के कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहाँ 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहाँ 90 मिलीमीटर से कम औसत वर्षा होती है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग भी शामिल है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग भी शामिल है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग भी शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक भी शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात में के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण के छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या ना के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या ना के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। सूखे के परिणाम, 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 सूखे परिणाम। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तीव्र अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तीव्र अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तीव्र अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तीव्र अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तीव्र अकाल कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रि अकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रि अकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रि अकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक समान परिवेश है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक समान परिवेश है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक समान परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे अंतरशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे अंतरशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तत्कालिक और दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तत्कालिक और दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों
लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल अधिक क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना और बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल अधिक क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना और बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त किए गए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा जल संलवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्षा जल संलवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अपने पास पड़ोस के छत से वर्षा जल का संलवन करने के तरीके समझें और उन्हें ज़्यादा कारगर बनाने के उपाय सुझाएं। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र। चित्र 7.8 भारत 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 सूखा प्रबंधन क्षेत्र। जोन 1 अत्यधिक, 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 जोन 1 अत्यधिक। जोन 2 गंभीर, 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 जोन 2 गंभीर। जोन 3 सामान्य, 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 जोन 3 सामान्य। जो सूखा रहित क्षेत्र, 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 सूखा रहित क्षेत्र। भूस्खलन, 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 भूस्खलन। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? यह भूस्खलन की वजह से होता है जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। यह भूस्खलन की वजह से होता है जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। यह भूस्खलन की वजह से होता है जिसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिरता है। समानतः भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं, परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समानतः भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समानतः भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुमेय तथा वृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुमेय तथा वृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुमेय तथा वृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित हैं, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है। भूस्खलन को प्रभावित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है। भूस्खलन को प्रभावित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भूआकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भूआकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे भूविज्ञान, भूआकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र,
अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र। ज़्यादातर अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्र में रखे जाते हैं। ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं। ज़्यादातर अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता के क्षेत्र में रखे जाते हैं। भूस्खलन सुभेद्यता में रखे जाते हैं। अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र। अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर है कि भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का। अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर है भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का। अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर है भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों का संयोजन, गहनता और बारंबारता का। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। मध्य और कम सुभेद्यता क्षेत्र, मध्य और कम सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र, मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के दक्कन पठार के वृष्टि छाये क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के स्पीति अरावली पहाड़ियों के कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिम व पूर्वी घाट के दक्कन पठार के वृष्टि छाये क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिम व पूर्वी घाट के दक्कन पठार के वृष्टि छाये क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि के धंसने से भूस्खलन होता है। अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र। भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बी आंगलोंग और को छोड़कर और दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले छोड़कर, असम, कार्बी आंगलोंग को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बी आंगलोंग को छोड़कर और दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बी आंगलोंग को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं। भूस्खलनों का परिणाम, भूस्खलनों का परिणाम, भूस्खलनों का परिणाम, भूस्खलनों का परिणाम, भूस्खलनों के परिणाम। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटें गंभीर परिणाम हो सकते हैं। परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटें के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण, 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 निवारण। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। भूस्खलन से निपटने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी, घाटी
कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा सकारात्मक कार्य जैसे बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक है और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों का पूरक है। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी राज्यों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन भूकंप सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। भूकंप सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। भूकंप सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डायक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डायक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डायक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वालों जनसंख्या की सुविधा अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वालों की जनसंख्या की सुविधा अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इस अधिनियम को में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि, विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। निष्कर्ष 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 ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़ा और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़ों और सूचना का एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़ों और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना। दूसरा, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। दूसरा, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। दूसरा, आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। तीसरा, आपदा के पश्चात
तीसरा आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों को बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र जनसंख्या आपदा सुभेद है, इन उपायों का विशेष महत्व है। भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद है, इन उपायों का विशेष महत्व है। भारत जैसे देश जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम के उदाहरण है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव।